हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछला वीडियो आप सब ने देखा होगा जो हमारा कोर्स से संबंधित था कि 30% कोर्स सरकार ने कम कर दिया है यूपी बोर्ड में। तो एनसीईआरटी के 30% कोर्स में कम किया, पूरा डिटेल मैंने बताया था। हो सकता है समझ में ना आया हो तो एक लाइन में बहुत संक्षिप्त में मैं एक बार और उसको रिपीट कर दूं। देखिए, कुल चैप्टर्स हैं 16 और इसका 30% माइनस हुआ, इनकी 30 माइनस 100, ये हो गया 0 और इसको यहाँ काटेंगे तो ये 1.6 हो गया इज इक्वल टू 4.8, यानी कि ये इज इक्वल टू 5 चैप्टर्स माइनस हुए हैं। वे 5 चैप्टर्स कौन कौन से माइनस हुए हैं? वो है 1, वो चैप्टर्स आप लोग जान लें कि कौन कौन से माइनस हुए हैं। 1, 7, 9, 14 और 16, ये चैप्टर्स कम हुए। 1, 7, 9, 14 एंड 16। यहाँ पे इन्हीं पांचों को आप ध्यान दें कि कुल 16 चैप्टर्स, उसका 30% माइनस किया गया तो कुल 5 चैप्टर्स बन रहे हैं। वो पांचों चैप्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 7, 9, 14 एंड 16। ये पांचों चैप्टर आप माइनस कर दें अपनी बुक से, तो बाकी जो बचा वो बचा 11 चैप्टर, 11, 5, 16, 11। ये आपका 70% है जिसको आपको पढ़ना है, जिसमें इस समय हम आपको 5 लेसन पढ़ा चुके हैं और ये छठे लेसन के आज के टॉपिक में 6.2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ के गुण डीएनए बनाम आरएनए, साथ ही साथ कोरोना वायरस के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। कोरोना वायरस इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि उसका पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, इसलिए खतरनाक है। तो आज मैं आरएनए को भी बताने वाला हूं, कोरोना वायरस को भी बताने वाला हूं, साथ ही साथ डीएनए को भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरसेस की ही। वायरस जितने भी होते हैं संसार में, पहली बात तो उनका जो शरीर है केवल 2 चीज से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से एसिड, ये 2 होते हैं, चाहे डीएनए होता है चाहे आरएनए होता है, और प्लस प्रोटीन। इन्हीं 2 चीज़ों से सारे वायरसेस बने होते हैं, इवन कोरोना वायरस भी। कोरोना वायरस का जो शरीर है वो इन 2 चीज़ों से बना होता है, आरएनए से और प्रोटीन से, इसीलिए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। कोरोना वायरस के पास इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। कहने का मतलब ना तो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, कुछ भी नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। केवल 2 चीज़ होती है, आरएनए और प्रोटीन कोरोना वायरस में। कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनमें डीएनए या प्रोटीन होती है, लेकिन डीएनए और आरएनए किसी भी वायरस में दोनों नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी प्लांट वायरसेस हैं उन सब का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, पहली बात। कुछ एनिमल वायरसेस हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जैसे कि HIV और कोरोना। इसी के कारण ये खतरनाक होता है क्योंकि इसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण क्या खतरा होता है, इसका मैं डिटेल बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सभी वायरसेस को हम क्रिस्टल के फॉर्म में बोतलों में सालों साल रख सकते हैं। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन WM स्टैनले ने किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हम किसी भी वायरस को, जैसे चीनी या नमक होता है, इसके क्रिस्टल होते हैं, इसी तरह हम वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करके बॉटल्स में सालों साल रख सकते हैं और सालों साल के बाद भी वो उतने ही घातक और संक्रामक बने रहते हैं। वायरस शरीर के बाहर निर्जीव कण मात्र होते हैं,
क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती जिससे ये अपना रेप्लिकेशन, अपनी प्रतिरोध भवन कर सकें। शरीर के बाहर ये मात्र निर्जीव कण होते हैं। वायरस कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि बूढ़े तो वो होते हैं जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो ये सजीव तो है नहीं, ना इनका जन्म होता है ना इनकी मृत्यु होती है। तो होता क्या है? अगर वायरस को कहे कि मृत होता तो ये मृत नहीं होते, ये तो ऑलरेडी निर्जीव होते हैं। मृत और निर्जीव में अंतर भी मैंने पीछे बताया था कि जो सजीव होगा वो मृत होगा। तो ये निर्जीव कण मात्र होते हैं शरीर के बाहर, और शरीर के अंदर आने पर ये करते क्या है? कोशिका में पहुंचे और पूरी मशीनरी को ये हैक कर लेते हैं, पूरी तरह हावी हो जाते हैं, बड़े दबंग किस्म के होते हैं। पूरी मशीनरी का प्रयोग अपने वाले जेनेटिक मटेरियल को और अपनी वाली प्रोटीन को बनाने के लिए करते हैं। तो संक्रमण इनका तुरंत क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब वायरस शरीर में पहुंचता है तो सेल्स में वो पहले अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसको प्रोलिफरेशन या प्रतिरोध भवन कहते हैं। इनकी संख्या कोरोना वायरस की बढ़ती जाती है, पूरे बॉडी में फैलती जाती है। इसके बाद जो इनका मेन टारगेट सेल्स होता है, तब वो उस पर अटैक करते हैं और उसको नष्ट करना शुरू करते हैं। इस समय को संक्रमण होने से और फिर संक्रमण के दिखने के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड में ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके लक्षण कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक अलग अलग रोगों में अलग अलग होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें हैं। चूंकि इनका आनुवंशिक पदार्थ कोरोना वायरस का आरएनए होता है, इसलिए अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन इनका तीव्र द्विगुणन क्षमता होती है, तेजी से इनमें द्विगुणन होता है। ये ऐसे कई जो लक्षण हैं वायरसेस के जो कोरोना वायरस में है, खास तौर से उसमें आनुवंशिक गुण आरएनए के कारण यह ज़्यादा डेंजरस है। इलाज, प्राकृतिक इलाज हमारे आप में शरीर में होता है। जब कोई वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, जिस कोशिका में वह कोशिका अपने शरीर की दूसरी कोशिकाओं को बचाने के लिए एक पदार्थ स्रावित करती है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन शरीर में होना ही वायरल इन्फेक्शन का प्रमाण है। दूसरी कोशिकाओं को प्राकृतिक सुरक्षा देने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन स्रावित करती है, जिससे बाकी कोशिकाएं रेडी हो जाएं उससे लड़ने के लिए। तो लड़ती कैसे हैं? प्रत्येक वायरस से लड़ने के लिए जो प्राकृतिक सुरक्षा होती है, वह एक विशेष एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। वह एंटीबॉडी उस वायरस से लड़कर उसको खत्म करती है। सुरक्षा के दो तरीके हैं, इलाज और वैक्सीन। इलाज वो होता है कि वायरस हमारे शरीर में पहुंचा और पूरी तरह संक्रमण को फैलाया, तो उसके बीच में जो चेन्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ा जाए। ये इलाज हुआ। कहीं भी तोड़ने में सफलता मिल गई, उस चेन को अगर कहीं भी तोड़ने में सफलता मिल गई, तो वायरस अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। ये तो इलाज हो गया। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन उसे कहते हैं जब किसी भी वायरस का हाथ पैर तोड़कर, मुंडी मरोड़कर हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में वह रोग कारक स्थिति में नहीं होगा। आप किसी का हाथ पैर तोड़ दी, मुंडी मरोड़ दी, लेकिन वो जिंदा तो है बट कुछ कर नहीं सकता, तो बॉडी में पहुंच गया। अब हमारा शरीर उसको एंटीजन समझेगा, एक फॉरेन मटेरियल समझेगा, और फिर उसके खिलाफ उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, मारेगा। ठीक है, एक बार आया, दूसरी बार आया, और ज़्यादा एंटीबॉडी बनेंगी, तीसरी बार उसकी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं कि उस तरह का जब भी वायरस हमारी बॉडी में आएगा, जैसे जुकाम में होता है। जुकाम से अगर आप एक बार संक्रमित हो गए, नेवर 200 टाइप्स ऑफ वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। लगभग 200 प्रकार के वायरस जिम्मेदार हैं जुकाम के लिए।
आप देखिए बच्चों को ज़्यादा होता, बड़ों को कम होता। क्यों? बच्चों को संक्रमण दिया, उसकी एंटीबॉडी बन गई, मेमोरी बॉडी में आ गई। अब जब भी उस तरह का वायरस बॉडी में आएगा तो उस मेमोरी सेल के कारण वो एंटीबॉडी जो बने नहीं तो और बन के उनको ख़त्म कर देते हैं। वैक्सीनेशन में सिंपल प्रोसेस है, यही चीज़ है। उसको पहुंचाया गया एंटीजन को तो एंटीबॉडी बने, दोबारा गया और ज़्यादा बने, तिबारा गया और ज़्यादा बने। और जब वास्तव में इतने एंटीबॉडी बन गए कि अगर सचमुच का आ गया वायरस तो एंटीबॉडी यानी कि प्राकृतिक सुरक्षा मौजूद है, इससे हमारा शरीर उस रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो। अब पोलियो का अगर सचमुच का वायरस आ गया उस बच्चे में जिसको वैक्सीनेशन पूरा ढंग से दिया गया है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो वायरल डिजीज होती हैं उनका ट्रीटमेंट इन्हीं दो मोड से होता है। या तो उसके पूरे जो चेन्स होते हैं उनको तोड़ा जाए ट्रीटमेंट से, दवा से, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं, या फिर प्राकृतिक सुरक्षा दे के वैक्सीन दे के और फिर उसका एंटीबॉडी शरीर में बना के उसको रोका जाए, वो रोग कारक या असर कारक न रहे। तो ये बात हुई कोरोना वायरस के बारे में। अभी बात पूरी नहीं हुई है। कोरोना वायरस खतरनाक क्यों है? क्योंकि उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, और आरएनए और हम लोगों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। हम लोगों का ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितनी भी जीव जातियां हैं, एक कोश के अमीबा से लेकर बहुकोशिकीय व्हेल तक, जितनी भी जीव जातियां हैं, जितने भी प्लांट हैं, पौधे हैं, जिनका भी स्ट्रक्चर सेलुलर है, जो सेल से बनी है, उन सब का आनुवंशिक पदार्थ निर्विवाद रूप से डीएनए है। आरएनए केवल और केवल वायरसेस के, कुछ वायरसेस के, सारे नहीं, प्लांट वायरसेस के सारे प्लांट वायरसेस का आरएनए है। और कुछ एनिमल वायरस और प्लांट वायरस का मतलब क्या है? जिनमें ये इन्फेक्शन करें। इसमें भी अंतर जान लीजिए कि प्लांट वायरस एनिमल को नहीं इन्फेक्ट करते मोस्टली, और एनिमल वायरस भी स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं मोस्टली। केवल कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा जातियों में संक्रमण फैलाते हैं, सारे नहीं। हाँ, कुछ हैं जो कई जातियों में संक्रमण फैला सकते हैं। तो ये आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ पर ही आज की पूरी चर्चा है कि आनुवंशिक पदार्थ के लक्षण क्या होने चाहिए, और डीएनए और आरएनए ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं, तो ये कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं आगे कि डीएनए जो है वो सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ। तो जैसा मैंने बताया कि सारे जितने सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे, उन सब का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। तो आरएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है? सभी पादप वायरस और कुछ जंतु वायरस का आरएनए है, जैसे कि एचआईवी और कोरोना में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। दूसरी बात क्या है? डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विसूत्री होता है। ध्यान दें, डीएनए डबल स्टैंडर्ड अर्थात इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये डीएनए है। और जबकि आरएनए क्या है? वो सिंगल स्टैंडर्ड है, अकेला सूत्र है। यहाँ पर किसी के जुड़ने की कोई चांस कम है, लेकिन यहाँ पर जुड़ने के चांस ज़्यादा है, इसलिए एक अंतर यह भी है डीएनए और आरएनए में। तीसरा है डीऑक्सीराइबो शुगर और राइबो शुगर। यह एक बड़ा कारण है, यहाँ पर ध्यान दें। अब यहाँ समझने की बात है, इसको ध्यान देने के, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर में अंतर मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होती है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पर ये पांचवा। ठीक है, यहाँ पे CH2OH और यहीं पे जुड़ जाता है फास्फोरस। ठीक है, ये है यहाँ पर डीएनए के मामले में, यहाँ पर H रहता है। ये पहले स्थान पे नाइट्रोजनस बेस होती है, दूसरे स्थान पे ये हाइड्रोजन होता है डीऑक्सीराइबोज में, और राइबोज शुगर में यहाँ पर OH होता है। तीसरा स्थान खाली होता है, ये आगे के यहाँ पर फॉस्फेट से जाके जुड़ेगा, और ये जो है यहाँ पर आगे फिर यहाँ जुड़ जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, और यहाँ पे CH2OH
यहाँ से जुड़ गए। तो ये तीसरे स्थान पे और पांचवें स्थान पे। ये जो फास्फेट होता है ना, ये अगले न्यूक्लियोटाइड से, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, तो न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट जुड़ता है फास्फोएस्टर बॉन्ड से, तो तीसरे स्थान से और पांचवें स्थान से ये जुड़ता है, ये बैकबोन बनाता है। और ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होती है, जो भी रहे चारों में से कोई भी ये होती है। अब खास बात ध्यान दीजिए कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, बिल्कुल मैं अब खास बात बताने जा रहा हूँ। ये जो सेकेंड पोजीशन है, ये आरएनए के मामले में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, दूसरे स्थान पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, क्योंकि ये कौन सी शुगर है, यह है राइबोज शुगर। किस में होती है, आरएनए में होती है। और आरएनए में ये सेकेंड प्लेस पर हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण यह ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाकारक होता है। तो ज़्यादा क्रियाकारक होगा तो अनस्टेबल होगा, अर्थात स्थिर नहीं होगा, ज़्यादा रिएक्शन करेगा। जबकि डीएनए में क्या है कि ये ऑक्सीजन निकल जाता है, इसलिए इस शुगर को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो ये ऑक्सीजन निकल जाने के कारण इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर इज मोर स्टेबल देन राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है ये ज़्यादा स्थिर होती है, क्योंकि इसका ये हाइड्रोजन केवल होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पर ये चूँकि एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए ऐसे जाता है, कोई दूसरा रहता है, तो ये हिस्सा खुला है, ये हिस्सा खुला है, तो यहाँ से आके जुड़ जाते हैं, इसलिए जल्दी ये नष्ट हो जाता है। हमारे आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में निरंतर आरएनए बनते रहते हैं, निरंतर, और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन डीएनए के साथ ऐसा नहीं है। डीएनए जन्म से लेकर मृत्यु तक स्टेबल होता है। आप याद करें कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में न्यूमोकाकस बैक्टीरिया को गर्म करने पर वो तो मर गया बैक्टीरिया, लेकिन डीएनए उसका बना रहा। ध्यान दीजिए, जो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, उसमें क्या हुआ था कि एस टाइप बैक्टीरिया को गर्म किया गया। गर्म करने के बाद मतलब किल हो गया, बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन उसका डीएनए सुरक्षित रहा। और डीएनए इतने नहीं है, डीएनए को हाई टेम्परेचर पे डीनेचर होता है, यानी कि अलग हो गया, और अनकूल टेम्परेचर आने पे फिर वैसे का वैसा हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए, लेकिन आरएनए में नहीं होता। आरएनए में अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये कारण ये मैंने बताया ना, और ये खुला रहता है, ओपन रहता है, तो इस रिएक्ट कर जाता है, जल्दी नष्ट होता है, जल्दी चेंज भी होता है। यही कारण है। इसकी वैक्सीन बनाने में भी, इसकी मेडिसिन बनाने में भी यही दिक्कत है, वैक्सीन बनाने में भी यही दिक्कत है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, जल्दी चेंज होता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इस कारण कोरोना वायरस के लिए। देन नाइट्रोजनस बेस डीएनए में एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। एडेनिन के साथ थायमीन या थायमीन के साथ एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं। वैसे ही साइटोसिन के साथ ग्वानिन या ग्वानिन के साथ साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं। ये इसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, अस्थायित्व देते हैं डीएनए को। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर नहीं होती। नाइट्रोजनस बेस, पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड केवल डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता, क्योंकि डीएनए में जब ये इस तरह का डबल स्ट्रक्चर बनता है तो बीच का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जो इसको अस्थायित्व देता है। लेकिन आरएनए में जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, वो अकेला ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ता। तो दोनों बॉन्ड तो होते हैं, कौन कौन से? यहाँ पर फास्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं इन दोनों के बीच में। लेकिन तीसरा जो ये नाइट्रोजनस बेस के साथ जो दूसरे बेस से जुड़े होते हैं, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये चीज़ आरएनए में नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस थायमीन होता है जो कि कम रिएक्टिव है, कम क्रियाकारक है। किसकी तुलना में? यूरेसिल की तुलना में। और यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में।
यह भी एक बड़ा कारण है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो यूरेसिल जो कि आरएनए में होता है, यह ज़्यादा क्रियाकारक होता है, मोस्ट रिएक्टिंग होता है किसकी तुलना में, थायमीन की तुलना में। अंतिम अंतर देख सकते हैं कि डीएनए केवल एक तरह का होता है, डीएनए ओनली वन टाइप, यानी कि ए होता है, बी होता है, जेड होता है डीएनए में भी, लेकिन सारे डीएनए ही होते हैं। उसमें अंतर क्या होता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो जेड हो गया। ए और बी में अंतर क्या हो गया कि नंबर ऑफ उसके जो बार्स होते हैं, जो बीच में नाइट्रोजनस बार्स होते हैं जो जुड़े होते हैं, उनकी संख्या की बात होती है। ठीक है, किसी में 10 किसी में 11 होते हैं, लेकिन रहते सारे डीएनए ही हैं। लेकिन आरएनए में ये 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अगला वीडियो मेरा इसी पे आने वाला है, डीएनए के छोटे भाई आरएनए पे। अभी आप समझें कि ये तीनों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि संरचना और कार्य दोनों दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अब देखिए बात करते हैं, अगर दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं डीएनए और आरएनए, तो आनुवंशिक पदार्थ का लक्षण क्या होना चाहिए, जैसे आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या होने चाहिए। तो देखिए डीएनए और आरएनए में अब यहाँ फिर हम एक बार रिव्यू करते हैं, कैसे जानते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है। पहला लक्षण होना चाहिए आनुवंशिक पदार्थ में, वो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन होना चाहिए, अर्थात अपनी कॉपी बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अभी तक के रिसर्चेज में पता चला कि केवल डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी कॉपी बना सकता है सेम टू सेम, लेकिन कुछ रिसर्च से अभी पता चला कि नहीं, कुछ आरएनए भी ऐसे हैं जो अपनी 2 कॉपी बना सकते हैं, जिसको कि रेप्लिकेशन कहते हैं। तो चलो भाई, डीएनए और आरएनए दोनों हो गया जिसमें रेप्लिकेशन की पावर है, इसलिए वे आनुवंशिक गुण रखते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी प्रोटीन में यह क्षमता आज तक नहीं मिली जो अपनी 2 कॉपी बना सके। कोई भी प्रोटीन आज तक नहीं मिली जो अपनी कॉपी रेप्लिकेशन कर सके, अपनी कॉपी बना सके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डीएनए और आरएनए ठीक है दोनों में है, बट डीएनए मोस्टली सभी जीव कोशिकाओं में है। अब सेकंड पे, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। जैसे मैंने बताया कि आनुवंशिक पदार्थ में यह गुण होना चाहिए कि वह रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन डीएनए वैसा का वैसा रहा, उसमें क्षमता रही, वो डीनेचर नहीं हुआ। तो सामान्यतः डीनेचर नहीं होता, अधिक ताप पे अगर होता भी है तो जब ताप कम होता है, अनुकूल स्थितियाँ होती हैं, तो डीएनए पुनः वैसा का वैसा जुड़ जाता है। हाँ, आरएनए उस तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा कह लीजिए कि जल्दी ख़राब होता है, इसलिए हमारे बॉडी में आरएनए लगातार बनता रहता है। जबकि डीएनए जन्म से लेकर मृत्यु तक, इवन अगली पीढ़ी तक जाने तक ज़्यादा बदलाव नहीं होते। किसकी तुलना में? आरएनए की तुलना में बहुत कम, लिटिल बिट बदलाव होते हैं। और वो बदलाव कैसे ज़रूरी है आगे देखें। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज। आनुवंशिक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो। किसके द्वारा? म्यूटेशंस के द्वारा, वेरिएशंस के द्वारा। और ऐसा क्यों ज़रूरी है? दैट फॉर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ऐसा जैव विकास के लिए ज़रूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने वाली बात है। यह गुण केवल डीएनए में है। आप सोचें, इमेजिन करें कि जो पहली कोशिका थी जिसका जन्म महासागर में हुआ, अगर उसमें चेंजेस ना होते तो आज भी हम आप महासागर के कोशिकीय जीव होते जैसी वो थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। किसमें? डीएनए में। तो डीएनए में चेंज हुआ तो जीव में परिवर्तन आया। यह प्रक्रिया सालों साल हुई। पृथ्वी पर जो वर्तमान स्थिति है, अगर जैसी ही स्थिति बनी रहे तो इस पर जीव रहेंगे, किसी न किसी रूप में जीव रहेंगे, क्योंकि ये परिस्थितियाँ सपोर्ट करती हैं, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं। और रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ये ज़रूरी है कि इसके लिए चेंजेस ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए।
क्योंकि अगर चेंज नहीं होंगे तो नई जीव जातियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि परिवर्तन के कारण ही तो नई नई जातियाँ बनती हैं जो बहुत सालों में आगे जाके अलग अलग हो जाती हैं। इतनी अलग हो जाती हैं कि सब अलग अलग जीव जातियाँ उनकी पहचान बन जाती हैं। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि वह आनुवंशिक पदार्थ में थोड़ा सा परिवर्तन भी हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आगे कैसे? पावर ऑफ रिपेयरिंग, इसमें यह क्षमता होती है डीएनए में कि डीएनए में जो छोटी मोटी टूट फूट होती है, छोटी मोटी गड़बड़ियाँ होती हैं, उसको यह सेल्फ रिपेयर कर लेता है। यह डीएनए में ही क्षमता है और किसी में क्षमता नहीं है। तो पावर ऑफ रिपेयरिंग इसमें होती है। अब अंतिम बात, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि मेंडेलीय लक्षणों को व्यक्त कर सके। अब मेंडेलीय लक्षण कोई खास लक्षण नहीं है। मेंडेलीय लक्षण से तात्पर्य यहाँ उन लक्षणों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस जीव जाति में जाते हों। जैसे कि कोई भी लक्षण ले, आँखों का रंग ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में आँखों का रंग लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, गुलाबी सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। कुछ ही लक्षण हैं। किसी की आँखें काली हैं, किसी की भूरी हैं। अब नज़रिए की बात है तो कुछ लोगों को झील जैसी आँखें नज़र आती हैं। अब भाई आँखों में झील हो तो डूबना तो तय है, वो लिटरेचर की बात है, साइंस में ऐसा नहीं चलता। तो अब आँखों के लक्षण की बात करें, रंग की बात करें, तो रंगों में कुछ ही लक्षण मिलेंगे ना, और वही पूरी जीव जाति में मिलेंगे, और वो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, अर्थात मेंडल के नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी जीव जाति को हम एक नज़र देखकर उस जीव जाति को जान जाते हैं कि ये फला जाति है। जैसे ह्यूमन केवल ह्यूमन है, गाय, बैल, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह जितनी भी जीव जातियाँ हैं छोटी से बड़ी तक, सबको हम देख के एक नज़र में जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे कैरेक्टर्स उनमें होते हैं जो उस जीव जाति में ही होते हैं, जो दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी उस जीव जाति में आगे जाते हैं। जो कहने का मतलब यहाँ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा रहे हों और उस मेंडल के नियमों को फॉलो कर रहे हों। तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हमने 3 बातें समझी हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो पता चला डीएनए है और आरएनए है। तो कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए। आरएनए किनका आनुवंशिक पदार्थ है? तो सभी पादप वायरस में और एचआईवी में और कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस खतरनाक क्यों है, ये भी आपने जाना। तो आज की चर्चा में ये सारी बातें जो आपने जानी, अगर आपको लगता है कि अभी तक के इस वीडियो को देखने से पहले तक हमको नहीं मालूम था और आज हमने कुछ नया जाना, तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यह जानकारी औरों के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये ध्यान दें कि ये 6.2.2 का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के 6ठे लेसन को, जो कि पढ़ना है, अभी 6ठा लेसन पूरा पढ़ना है, तो 6 लेसन के 2nd टॉपिक का 2nd सब टॉपिक है, जिसका नाम ही है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, हिंदी में भी दिया गया है। तो ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग नहीं है, विषयांतर नहीं है। तो जो आपके 12th के आपके जो भी साथी हैं, रिलेशन में भी हैं, उनको ज़रूर ये शेयर करें और वे सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोरोना के कारण अभी ये लॉकडाउन भी लग सकता है और जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी ही चलेंगी। सत्र में डिस्टर्बेंस बना रहेगा, ऑनलाइन घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो टेक केयर, थैंक यू।